हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर का नाम है द मेजर वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर हम पानी के बारे में, पानी, लेक्स, रिवर्स, बेसिन्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारी वाटर बॉडीज। जी हाँ, तो कुछ ऐसा सोचो कि अगर पानी ना हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर पानी ना हो, कोई नदी भी ना हो और ना कोई समंदर, ना कोई लेक, तो क्या होगा? मछलियां कहाँ जाएंगी? तो मछलियां तो रह ही नहीं पाएंगी, मछलियां तो गायब हो जाएंगी। लेकिन हमारी अर्थ बहुत सुपर कूल है क्योंकि हमारे अर्थ पे 71% पानी है। तो बस यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कितने समुद्र हैं, नदियां कैसे बनती हैं, लेक्स कहाँ कहाँ पर हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इन सब वाटर बॉडीज का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, दुनिया का लगभग 70% हिस्सा जो है हमारे वर्ल्ड का, वो पानी से भरा हुआ है। तो ये सिर्फ पानी से कवर्ड है। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो बड़ी और छोटी काफी सारी वाटर बॉडीज हम अपने आसपास देखते हैं और इन सब का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो पिएंगे क्या, कैसे प्यास बुझाएंगे? और ये हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। मछलियाँ, फिशेस, छोटी फिशेस, बड़ी फिशेस, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड ऑल ऑफ देम। तो ये सारे के सारे जो हमारे जीव जंतु हैं, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब सी में रहते हैं। सो these water bodies are very important for the survival of these aquatic animals, and yes, there are aquatic plants as well. They are crucial for humans एंड एनिमल्स एज वेल। तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कितने ओशंस हैं? तो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे पास हैं 5 ओशंस। कौन कौन से ओशंस हैं? सो दीज आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सर्दर्न, या जिसे एंटार्क्टिक ओशन भी बुलाया जाता है। तो अगर आप रिकॉल करो तो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जहां पर हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हमने ना वहां पर लैंड के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ लिया था कि 71% हिस्सा जो है वो पानी है और सिर्फ 29% हमारे पास बचता है जो लैंड के अंडर आता है। करेक्ट? अब वहां पर हमने अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे। करेक्ट? जब हमने वो कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे तो मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि किस कॉन्टिनेंट के पास में कौन सी वाटर बॉडी है, कौन सा ओशन है। करेक्ट? तो बस ये वही ओशंस हैं। और इस चैप्टर में जिसने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, उसको भी आज ये चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो अब अगर थोड़ा भी डाउट होगा ना कि किस तरफ कौन सा ओशन है, किस तरफ कौन सा लैंड मास है, ये सब क्लैरिटी हो जाएगी। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था एक ग्लोब के साथ, तो आज भी हम इन ओशंस को ग्लोब के साथ पढ़ना ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 मेन ओशंस देख लेते हैं, जो एक है बिल्कुल ऊपर और एक है बिल्कुल नीचे। ठीक है? तो जो सबसे ऊपर है दैट इज द आर्कटिक ओशन। ये काफी छोटा सा ओशन है। और सबसे नीचे है हमारा एंटार्क्टिक ओशन और द सर्दर्न ओशन। ठीक है? तो नीचे है एंटार्क्टिका और एंटार्क्टिका के थोड़े से ऊपर जो वाटर बॉडी है जो इसको बाकी कॉन्टिनेंट से सेपरेट आउट कर रही है, वो है सर्दर्न ओशन। करेक्ट? इतना समझ आ गया सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ 71% इज कवर्ड बाय ओशंस एंड जितना भी पानी है पूरे अर्थ के ऊपर, उसमें से 100% पानी में से 97% पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओशंस में है। तो मतलब सी, लेक्स, रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रेट्स, इन सब में सिर्फ 3% पानी अवेलेबल है। ओके, तो ये छोटी छोटी परसेंटेजेस थोड़ी याद रखना। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लार्जेस्ट ओशन विच इज द
पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन और ये हमारे अर्थ सरफेस का 1/3 एरिया कवर करता है और ये ना एक सर्कुलर शेप वाला ओशन है। तो इससे पहले कि मैं आपको ग्लोब में दिखाऊं कि ये कहां पर है, जरा रिकॉल करने की कोशिश करो कि जब हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे तो कॉन्टिनेंट्स में हमने पैसिफिक ओशन किस कॉन्टिनेंट के साथ हमने डिस्कस किया था? तो दोनों का सेम ही नाम है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। कौन सा है? एग्जैक्टली अमेरिका, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आती हूँ, तो यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका और इसकी इस तरफ अगर आप इनके ईस्ट में आओगे तो इनके ईस्ट में आपको क्या मिलेंगे? आपको क्या मिलेगा? एक बड़ा सा ओशन जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। और इसके अगर आप आगे चले जाओगे ना तो ये लैंड जो है, आगे जो लैंड आती है वो है एशिया, करेक्ट। तो यहां पर है अमेरिका, ओके तो ये है अमेरिका, ये है एशिया और इनके बीच में एक बड़ा सा ओशन है विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज पैसिफिक ओशन। तो दे आर सराउंडेड बाय द न्यूफोल्ड माउंटेन्स विद एक्टिव वल्केनोज। तो ये एक ऐसा ओशन है जो कुछ ऐसा है, ऑलमोस्ट ऐसे सर्कुलर शेप का है। इसके साइड में मतलब इसका जो वेस्ट है, वेस्ट की तरफ को अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा ओशन क्या है? मतलब एक तरफ है अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ और एक तरफ है एशिया, राइट। और इनके जो साइड्स है ना, इन साइड्स पे ना एक्टिव वॉल्केनोज देखे गए हैं, ठीक है, बात समझ गए। सो न्यू फोल्ड माउंटेन्स कैसी? वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं ये सारी, क्योंकि यहाँ पर पास पास क्या है? वो एक्टिव वॉल्केनोज है और उनसे ही बनी हुई नई नई सी माउंटेन्स हैं, करेक्ट। तो हमने डिफरेंस पढ़ा था ना ओल्ड फोल्ड एंड न्यू माउंटेन्स में, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड न्यू फोल्ड माउंटेन। इतनी बात समझ आ गई है। जो जितनी रिसेंट हैं, जो 100 मिलियन ईयर्स याद रखो, तो जो 100 मिलियन ईयर्स से कम जिनका लाइफ स्पैन हुआ है वो है न्यू फोल्ड और जिनका टाइम 100 मिलियन ईयर से ज्यादा है वो है हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो इस ओशन के अराउंड बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं एंड दिस इज बेसिकली दिस ओशन इज सराउंडेड बाय दीज न्यू फोल्ड माउंटेन्स और इसीलिए इसको बोला जाता है द रिंग ऑफ फायर। तो मतलब यहाँ पर देखो और यहाँ पर और भी वॉल्केनोज बना लो, राइट। और ये क्या है? आसपास वो आग जल रही है वोल्केनोज वाली और बीच में है ओशन, करेक्ट। नाउ द डीपेस्ट पार्ट इज द मरीना ट्रेंच विच इज अबाउट 11,000 मीटर्स डीप, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और इसके सिवा और भी काफी सारे यहाँ पर ट्रेंचेस देखे गए हैं। तो ट्रेंच एक्चुअली होता क्या है? तो ट्रेंच एक बड़ा सा गड्ढा है सी फ्लोर के अंदर, तो उसे हम ट्रेंच बुलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है वर्ल्ड का जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है वो है मेरीना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन के पास है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर ट्रेंचेस जैसे कि फिलीपींस, जापान, कुरिल, ये अलग अलग ट्रेंचेस हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, लेकिन डीपेस्ट कौन सा है वो भी पता होना चाहिए। तो अब हमारा जो यहाँ पर पूरा इस मैप को लगाने का जो लॉजिक है ना वो ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि इस मैप में अगर मैं आपको ये वर्ल्ड मैप दे दूं और मैं बोलूं कि पैसिफिक ओशन को मार्क करो, कहाँ करोगे बताओ? तो आपको क्या करना है? आपको ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, आपको इसके ईस्ट में जाना है, सॉरी इसके वेस्ट में जाना है और यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशन मार्क करना है। शायद मैंने पहले ईस्ट बोल दिया था बट नहीं, ये कहां पर है? अगर मैं फिर से डायरेक्शंस यहां पर आपके लिए बनाऊं विद एरोज, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट में आता है पैसिफिक ओशन। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया ये छोटा सा पॉइंट कहां पर हम मार्क करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये काफी बड़ा सा सर्कुलर सा है और दूसरी तरफ से अगर हम ऐसे घूम के आते हैं ना तो अब दूसरी तरफ आ जाता है एशिया। तो बेसिकली एशिया और अमेरिका के बीच में एक ओशन है विच इज द पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा एक गोल सा और जिसमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज देखे गए हैं और उसमें सबसे बड़ा ट्रेंच भी है विच इज 11,000 मीटर डीप।
कौन सा नाम है आपको याद रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज द एटलांटिक ओशन। नाउ एटलांटिक ओशन इज सेड टू बी द बिजिएस्ट ओशन, सबसे बिजी ओशन आउट ऑफ ऑल द 5 ओशंस इज द एटलांटिक ओशन। सो दिस बिजिएस्ट ओशन इज बेसिकली वेयर इट इज फाउंड। तो वापस से आते हैं अपने ग्लोब के ऊपर, ठीक है। तो हमने फिर से अमेरिका हमने देखा था, ठीक है। तो ये है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो इनके वेस्ट में क्या आ गया, इनके वेस्ट में है क्या है, जल्दी से बताओ, पैसिफिक ओशन। अब इन्हीं के थोड़े ईस्ट में चले जाओ तो ईस्ट में एक और लंबा सा ओशन आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द एटलांटिक ओशन। और इसके दूसरी तरफ है, नीचे है, साउथ अमेरिका के सामने है अफ्रीका, और नॉर्थ अमेरिका के सामने आ जाता है यूरोप, राइट। तो रिकॉल हो रहा है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। सो दिस इज इसकी जो शेप है वो कुछ एस शेप, लेटर एस के जैसे है। तो इसको यहाँ पर देखो तो यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, कुछ ऐसे है, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे। तो ये एस, लेटर एस शेप का ये हमारा ओशन है। सो इसकी जो कोस्ट लाइन है इट इज लॉन्गर देन द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशंस कंबाइंड। तो ऑल्दो पैसिफिक ओशन काफी लंबा है, लेकिन अगर हम इसकी कोस्ट की लाइन देखें, तो अगर हम इसके कोस्ट पे चलते जाएं और इसकी लाइन देखें तो इसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी देखी गई है। एक तो पहले ही उसके साइड पे यूरोप है और हमने देखा है कि यूरोप की जो पूरी कोस्ट लाइन है वो कितनी ज्यादा, कोस्ट लाइन काफी लंबी है। ऑल्दो सबसे छोटा मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट हम बोल सकते हैं ये हमारा कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी इसकी कोस्ट लाइन काफी लंबी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बिखरा बिखरा सा पड़ा हुआ है ओशन में, राइट। नाउ इट इज द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इसका जो ईस्ट कोस्ट है, इसके ईस्ट में आता है यूरोप एंड अफ्रीका। ऊपर है यूरोप, नीचे है अफ्रीका। अभी मैं आपको आगे फिर से मैप में लिख के बताऊंगी। वेस्टर्न बॉर्डर्स में दोनों अमेरिकाज आते हैं, नॉर्थ और नीचे है साउथ, जैसे अभी हमने ग्लोब में देखा। इट कंटेन्स मिड एटलांटिक रिज, सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस एंड हाई पीक्स रिजेस फॉर्म्स आइलैंड्स। तो इसमें ना एक मिड एटलांटिक रेंज और काफी सारे, बेसिकली ये मिड एटलांटिक रेंज क्या है, ये एक सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज है। अब ये सारी चीजें ऑल्दो अभी भी हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सारी चीजें अभी पढ़ लेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसकी कुछ चीजें जो हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब हम अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मोटा मोटा सा हमें नजर आना चाहिए, सब कुछ मोटी मोटी बातें हमें सारी समझ आ गई होनी चाहिए। जैसे लास्ट सेशन में कॉन्टिनेंट समझ आ गए थे, आज ओशंस और बाकी सारी वाटर बॉडीज आ जाएंगी। सो इट कंटेन्स सम वॉल्केनिक आइलैंड्स, जैसे कि आइसलैंड। आइसलैंड बेसिकली एक वॉल्केनिक आइलैंड ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, इनके इस तरफ है, वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, और इनके ईस्ट में है एटलांटिक ओशन, राइट। सो ATL, राइट। तो ये देखो, ये कुछ एस शेप का नहीं दिख रहा आपको, एक पूरा ओशन। तो अब यहाँ पर एटलांटिक ओशन के अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऊपर आपको यूरोप मिलेगा और नीचे मिलेगा आपको अफ्रीका, और इसके वेस्ट में जाओगे तो दोनों ही अमेरिका। तो अब अगर हम इसकी कोस्ट लाइन देखें ना, तो ये देखो कितनी टूटी फूटी सी कोस्ट लाइन है यहाँ पर, यहाँ भी पूरी ऐसे टूटी हुई सी कोस्ट लाइन है। और अगर यूरोप की तरफ जाएं तो इसकी कोस्ट लाइन तो वैसे ही बहुत टूटी फूटी है। तो ये वो ओशन है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। मतलब अगर हम पैसिफिक और इंडियन ओशन को मिला के उनकी कोस्ट लाइन को देखें, उससे भी लंबी एटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है। Now Indian Ocean is the warm ocean. Now the third ocean is the Indian Ocean, जो एक warm ocean है। तो ये ocean triangular shape का है और ये 1/5 एरिया कवर करता है of the total area that is covered by the oceans, and it is named after India, क्योंकि ये इंडिया इसके हेड के ऊपर लोकेटेड है। तो आते हैं यहाँ पर अपने ग्लोब के ऊपर, और ग्लोब में हम आते हैं यहाँ पर, राइट। तो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा इंडिया और इसके नीचे ये ओशन है। तो ये ओशन जो है ये ट्रायंगल शेप का है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ आपको ट्रायंगुलर सा ये दिखेगा, ठीक है। ज्यादा मैं आपको उधर मैप में दिखाऊंगी पूरा अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके हेड पे क्या है, इंडिया है। तो इंडिया
इसीलिए इसका नाम जो है वो इंडियन ओशन रखा गया है। आप इस तरफ आओगे तो अफ्रीका है, उस तरफ चले जाओगे तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया है। नाउ इसके बॉर्डर्स जो है नॉर्थ में है एशिया, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में अफ्रीका, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी कहां पर है? अब अगर आप, ये इंडिया है, इंडिया के अगर आप वेस्ट में जा रहे हो जहां पर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं तो वो है अरेबियन सी। अगर आप इंडिया के ईस्ट में जाओ तो ईस्ट में क्या है हमारा बंगाल, राइट। तो उसी से याद रख लेना बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल है ईस्ट की तरफ, राइट, जहां पर अंडमान आइलैंड्स हैं, राइट। तो इस तरह हमने इस ओशन को इसके दो पार्ट्स भी हैं, विच इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अब ये ओशन और सी में क्या डिफरेंस होता है या फिर इस बे में क्या डिफरेंस है, सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आओ, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे वो लैंड आती है जिसे हम एंटार्क्टिका बुलाते हैं, ठीक है। तो ये ना कुछ ऐसा सा ओशन है, तो हम इसे कुछ ट्रायंगुलर शेप का ओशन बुलाते हैं। यहाँ पर है हमारा इंडिया, तो इंडिया जो है क्योंकि ये इसके हेड पर है इसीलिए इस ओशन का नाम पड़ा है इंडियन ओशन, राइट। इसके ईस्ट में जाओ तो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और अगर आप इसके वेस्ट में आ जाओ तो आपको मिलेगा अफ्रीका, राइट। इंडिया में यहां पर इस तरफ आओगे तो यहां पर है बे ऑफ बंगाल जो इसी ओशन का पार्ट है, और इस तरफ आओगे सो दिस इज अरेबियन सी विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो क्लैरिटी आ रही है ना? कहीं पर कोई भी डाउट हो या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट ओशन पे विच इज द आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर आता है हमारा आर्कटिक सर्कल, पढ़ा है ना हमने। आर्कटिक सर्कल मतलब ऊपर आता है, एक आर्कटिक सर्कल है, एक एंटार्क्टिक सर्कल है। तो आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सबसे ऊपर आके। तो ये है हमारा एक फ्रोजन ओशन, तो सबसे छोटा है, नॉर्दर्न मोस्ट ओशन है हमारा, और इट इज मोस्टली इनसाइड द आर्कटिक सर्कल। तो जो आर्कटिक रीजन है ना, आर्कटिक सर्कल वाला रीजन है, मोस्टली वहां पर है, और ये वो रीजन है जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, ठीक है। यहाँ पर है आर्कटिक ओशन, यही आता है बेसिकली हमारा आर्कटिक सर्कल वाला रीजन, ठीक है। इससे बल्कि थोड़ा सा नीचे, तो ये वो रीजन है जो काफी ठंडा रहता है, राइट। इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ आपको, तो ये देखो, ये राइट, तो कुछ ऐसे है, ओके। तो ये है हमारा आर्कटिक ओशन, ये थोड़ी रफ सी लाइन है लेकिन ये आर्कटिक सर्कल वाली लाइन है, और ऊपर है आर्कटिक ओशन। अब क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और हमें पता है पोल्स जो है ना वो बाकी लैंड से थोड़े ठंडे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर सनरेज बहुत ही ज्यादा स्लांटिंग होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वहां पर गर्मी कम होती है, वहां पर धूप अच्छे से नहीं लग पाती है। और दूसरी चीज हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जो हमारे अर्थ का बल्ज्ड आउट पार्ट है ना, जो मोटू वाला इक्वेटर वाला पार्ट है, वहां पर एटमॉस्फेयर की लेयर ना थिक होती है, उसके थिक होने की वजह से ज्यादा सनरेज ट्रैप होके रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल्स, यही एटमॉस्फेयर जो है वो थिन होता जाता है। अब पार्टिकल्स भी थिन है, वैसे ही सनरेज बहुत स्लांटिंग आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ठंडी ज्यादा होती है। तो मोस्टली ये फ्रोजन ही रहता है, मोस्ट ऑफ द ईयर ये ओशन जमा हुआ रहता है, एंड इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके नॉर्थ में है, ये यूरोप के भी नॉर्थ में है, यहाँ पर है यूरोप, यूरोप के भी नॉर्थ में है, और ये है एशिया, एशिया के भी नॉर्थ में है। तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के नॉर्थ में है एक कॉन्टिनेंट, एक ओशन। नाउ कमिंग ऑन टू द सर्दर्न ओशन, जिसे हम कई बार एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। तो इट सराउंड्स एंटार्क्टिका। तो मेजरली ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये नीचे आके एंटार्क्टिका है, बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये इस एंटार्क्टिका वाले जो रीजन है ना उसको कवर करता है। सो दिस इज द सर्दर्न
ओशन, तो ये जो एंटार्क्टिका की लैंड है उसको कवर करता है। इट इज फॉर्म बाय मर्जिंग ऑफ द वाटर्स, कौन कौन से, एक तो यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है एटलांटिक ओशन और यहाँ पर है इंडियन ओशन। तो इन तीनों के पानी के मर्ज होने से ये एक ओशन बनता है विच इज द सर्दर्न ओशन। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आपको पता है कहाँ पूछना है, या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, और बहुत सारे डाउट्स इकट्ठा हो गए हैं तो लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना है। अब हम चलते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ओशंस। ये ओशंस इंपॉर्टेंट हैं भी, सारा तो सॉल्टी वाटर है, क्या जरूरी है ये? बिल्कुल है, बिकॉज दीज आर द सोर्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स। तो समंदर का पानी जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑयल्स और मिनरल्स मिलते हैं। दूसरा, ये हमारी एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है, वेल्स, डॉल्फिन, बहुत सारे हमारे सी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो इस पानी में सर्वाइव करते हैं। देन दे आर की फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो एक हमने ओशन पढ़ा विच इज सेड टू बी द बिजिएस्ट ओशन। वाई? बिकॉज वहां से बहुत ज्यादा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन होता है। कौन सा है, रिकॉल करो? यस, इट्स एटलांटिक ओशन। ठीक है, कहां पर है? चलो बताओ, ऐसे आईज क्लोज करो और मुझे थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि एटलांटिक ओशन कहाँ है। अब मुझे ये बताओ, एटलांटिक ओशन के ईस्ट में क्या है और एटलांटिक ओशन के वेस्ट में क्या है? बताना है, बिल्कुल खुद से सोच के, गलत भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद अब खुद बुक खोल के देखना है कि ईस्ट और वेस्ट में है क्या। ओके, चलो अब आते हैं मॉडरेट कोस्टल क्लाइमेट। अब इसकी वजह से ना जो क्लाइमेट होता है, जो कोस्ट का क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट रहता है। देन प्रोवाइड्स रेनफॉल वाया इवेपोरेशन, तो यहाँ से बहुत सारा पानी इवेपोरेट होता है और इसी की वजह से कोस्टल एरियाज में बारिश भी आती है। दीज आर द फूड सोर्स फॉर मेनी पीपल। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सी फूड खाते हैं, राइट, और बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं जो इन ओशंस पे डिपेंडेंट है। सो इट इज अ फूड सोर्स फॉर मेनी पीपल, राइट। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस। अब अगर हम सी पर आए तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो सी होते हैं और ओशन होते हैं, इनमें फर्क क्या है? तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें, सो इट इज स्मॉलर पार्ट ऑफ द ओशन। तो सी जो है वो ओशन का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस समझते हैं, जैसे ओशंस जो हैं वो बहुत डीप होते हैं, सी जो है वो कम डीप होता है। ओशन के आसपास ना कोई लैंड नहीं होती है, बेसिकली ये एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है जिसके आसपास ऐसा कोई लैंड नहीं है। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी जो है वो लैंड एरिया के पास होते हैं, जो जमीन है जमीन के पास में सी होते हैं, और जनरली इनका जो लोकेशन है, मतलब जो सीज की लोकेशन है वो लैंड के पास में ही होती है। नाउ स्टार्टिंग विद द सी इज अ पार्ट ऑफ एन ओशन विच इज स्मॉलर एंड शैलोअर। ठीक है, द मेजर डिफरेंस, दे आर लोकेटेड एट द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये कॉन्टिनेंट के ना एज पे लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर ओशन जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स को के बीच में होते हैं और ये कॉन्टिनेंट के एजेस में होते हैं। दीज आर पार्शली और फुल्ली सराउंडेड बाय लैंड्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे। कैरिबियन सी, बेरिन सी, देन अरेबियन सी एंड नॉर्थ सी। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे सी के नाम तो कोई फायदा नहीं है। ओके, कैसे करने हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरेबियन सी के साथ, जो हमें ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अरेबियन सी है इंडिया के इस तरफ वेस्ट में। सो दिस इज अरेबियन सी और ये बड़ा सा ओशन है इंडियन ओशन। ठीक है, पहला सी हो गया। अब हम आते हैं नॉर्थ सी में। तो नॉर्थ सी यहां पर है। सो दिस इज नॉर्थ सी। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहां पर है नॉर्थ सी। उसके बाद हम आते हैं कैरेबियन सी पर। सो ये है कैरेबियन सी, ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो। अब हम आते हैं बेरिंग सी पर। कौन सा सी? बेरिंग सी। तो अब देखो इसको कैसे याद रखना है। ये तो एक ऐसा मैप है जिसको हमने फ्लैट ऐसे खोल कर रख दिया है, लेकिन बेरिंग सी को अगर आप देखो, अब दुनिया ऐसी फ्लैट नहीं है, दुनिया तो गोल है। तो अगर हम इसको गोल
को देखें तो हम यहाँ पर आएंगे, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर है हमारा एशिया, राइट। तो यहाँ पर रशिया है। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पेस आता है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड एज द बेरिंग सी। बात क्लियर हुई? कहां पर है ये चारों ओशन सीज, आपको समझ आ गए? तो यही बस आपको मार्क करना है। जब भी आप इनको पढ़ो तो आप बुक को साथ में रख के पढ़ो ताकि आपको रिकॉल होता रहे। तो अब हम डिस्कस करते हैं गल्फ्स और बेज के बारे में। तो जो गल्फ्स होते हैं वो लार्ज इनलेट होते हैं सी की इनटू द लैंड, मतलब पानी ही है लेकिन सी का कुछ पानी जो है वो लैंड की तरफ चला गया है, लैंड की तरफ को एक इनलेट बन गई है। ठीक है, डिस्कस करेंगे, अभी देखेंगे कैसे। सो इट इज मोर इंडेंटेड एंड एनक्लोज्ड बाय द बेस। तो मतलब ये ज्यादा थोड़ा लैंड के पास होता है और ये बेस इसको एनक्लोज करते हैं, मतलब इसके साइड में बे होता है कोई। दे हैव द नैरो ओपनिंग, राइट। अब आते हैं बे। तो बे क्या होता है? बे होता है ओपन वाइड कर्विंग इंडेंटेशन इनटू द कोस्ट लाइन। अब जैसे गल्फ जो है ना वो थोड़े नैरो होते हैं, जिनके आसपास लैंड होती है, राइट, और इनकी ओपनिंग भी थोड़ी नैरो सी होगी। लेकिन वहीं पर अगर हम बेस की बात करें, हैं तो ये भी सी के पार्ट, लेकिन ये थोड़े ब्रॉड होते हैं। इनके आसपास कोस्ट लाइन जो होती है वो काफी वाइड देखी जाती है और काफी ओपन होते हैं बेस एज कंपेयर टू द गल्फ्स, एंड दे आर लेस एनक्लोज्ड कंपेयर टू द गल्फ। तो उनकी ऐसे कोई नैरो ओपनिंग भी नहीं होती है, ये कम एनक्लोज्ड होते हैं एज कंपेयर टू द गल्फ्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम गल्फ्स को मार्क करेंगे। तो गल्फ कहाँ पर होंगे? जहां पर ऐसे लैंड होगी ना, ऐसे हर तरफ को लैंड होगी, बीच में थोड़ा सा वाटर बॉडी होगा। ठीक है, शुरू करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पर्शियन गल्फ से। तो पर्शियन गल्फ, आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर एशिया में। सो दिस इज द पर्शियन गल्फ। तो कैसा है? आसपास सारा लैंड है और यहाँ पर एक ये छोटा सा इनलेट है इसका। ठीक है, एक छोटा सा माउथ है, छोटा सा जहां पर इसका माउथ खुल रहा है वो छोटा सा एरिया है, करेक्ट। दूसरे की बात करते हैं। नाउ द सेकंड वन इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो अब आप ये वाला पोर्शन देखो, तो ये भी हर तरफ से इट इज एनक्लोज्ड बाय द लैंड, राइट, और ये एक इसकी नैरो सी ओपनिंग देखी जा रही है। दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको, राइट। अब बचता है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। तो ये कहाँ है? आ जाओ ऑस्ट्रेलिया के पास। तो यहाँ पर देखो, ये इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। ये एक नैरो सी ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। सो इट इज द गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट में हम मार्क करने वाले हैं बेस को। तो हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। बहुत सारे बेस हैं लेकिन हम सारे डिस्कस नहीं करके कुछ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल जो हमें पता है इंडिया के पास है, देन हडसन बे एंड बे ऑफ बिस्के। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। तो जैसे हमने बोला था कि बंगाल कहाँ पर है? इंडिया के ईस्ट में, राइट। तो बे ऑफ बंगाल भी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर है ये बे ऑफ बंगाल। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे विच इज द हडसन बे। तो अगर आप इस मैप में देखो तो नॉर्थ अमेरिका में आओ तो आपको ये एक बड़ा सा एक वाटर बॉडी दिखाई देगा जो कि जिसका माउथ काफी वाइड ओपन हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज बेसिकली द हडसन बे। ओके, अब और आगे आओ। अब आता है हमारे पास बे ऑफ बिस्के, राइट। तो यूरोप में आओ और यूरोप में ये वाली वाटर बॉडी देखो विच इज अगेन सराउंडेड बाय लैंड बट हैज अ वाइड ओपनिंग। सो दिस इज द बे ऑफ बिस्के। अगर आपकी बुक में और भी लिखे हैं तो उनको भी आप ऐसे ही याद करोगे। आप मैप खोलोगे और मैप में उनकी लोकेशन ढूंढोगे और लोकेशन पर उनको जाके मार्क करके आप उनको रिकॉल करोगे जब भी आप मैप खोलो। ठीक है, सो दिस इज द राइट वे टू स्टडी
geography. Now coming on to the strait, अब ये ocean हो गया, sea हो गया, bays and gulfs हो गया, अब ये straits क्या होते हैं? So basically these are the narrow waterways, so narrow stretch of water which joins two large water bodies. तो ये एक narrow सा stretch होगा water body का जो दो बड़ी बड़ी water bodies को join करेंगी, and they are very important for shipping and the trade routes. तो इनके examples क्या हैं? Strait of Gibraltar which connects Mediterranean Sea and the North Atlantic Ocean. अभी मैं मार्क करके दिखाऊंगी आपको. Then Palk Strait which connects Bay of Bengal and the Gulf of Munnar lies between India and Sri Lanka. बहुत ही easy locations हैं इन दोनों की. मैं अभी आपको समझाती हूँ. तो सबसे पहला था द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा था. तो सबसे पहले अटलांटिक ओशन तो आपको पता है, तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन लिखोगे और जो साउथ वाला हिस्सा है उसको आप साउथ अटलांटिक ओशन लिखोगे. तो कहाँ पर है ये जो एस शेप्ड है, दिस इज आर, ये क्या है, दिस इज आर अटलांटिक ओशन. ठीक है, तो एक बार फिर से बताती हूँ, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज द अटलांटिक ओशन. यहाँ पर इस अटलांटिक ओशन का अगर आप नॉर्थ मार्क करोगे सो इट विल बी द नॉर्थ अटलांटिक ओशन. अगर साउथ में जाओगे तो उसे हम साउथ अटलांटिक ओशन बोलेंगे. सो दिस विल बी द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड दिस विल बी साउथ अटलांटिक ओशन. ठीक है, सिंपल सी बात क्लियर हुई. अब बात आती है मेडिटेरेनियन सी की. हमने पढ़ा कि स्ट्रेट वो नैरो वाटर बॉडीज होती हैं जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिला रही हैं. तो एक ओशन है, दूसरा यहाँ पर सी है. तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये एक बड़ी सी वाटर बॉडी है. ठीक है, इसे हम बुलाते हैं मेडिटेरेनियन सी. बेसिकली जो यूरोप और अफ्रीका को भी डिस्कनेक्ट कर रही है. ये आप क्लास 7 में पढ़ोगे, ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स, तब भी आप सेम ही चीज पढ़ोगे. सॉरी, नॉट ऑस्ट्रेलिया बट अफ्रीका, राइट. इन दोनों के बीच में ये छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटा सा वाटर बॉडी, एक छोटा सा नैरो सा पैसेज है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है. अब आते हैं हम पॉल्क स्ट्रेट पे. पॉल्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है. तो ये है इंडिया और ये है श्रीलंका, और इसके बीच में ये एक नैरो सा वाटर बॉडी है. दिस इज द पॉल्क स्ट्रेट. ठीक है, जो गल्फ ऑफ मुन्नार और बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ मुन्नार और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है. तो दोनों ही आपको मैप में मार्क करना आने चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द लेक्स. तो लेक्स क्या होती हैं? लेक्स आर द स्मॉल वाटर बॉडीज विच आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. तो लेक्स कैसी होती हैं? बीच में पानी होता है और साइड में चारों तरफ लैंड होती है. सो दे प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड फॉर रिक्रिएशन. सम लार्ज लेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनलैंड सीज. तो यूरोप में भी आप पढ़ोगे तो दीज आर कॉल्ड एज द इनलैंड सीज. तो कई बार ऐसे हमने बड़े बड़े लेक्स देखे हैं जो कि जिनके आसपास ना बहुत बड़ी हैं और दे आर टोटली सराउंडेड बाय लैंड, राइट. तो ऐसे बड़े बड़े लेक्स को हम इनलैंड सी बोलते हैं, जैसे कि हम यूरोप में देखते हैं. तो ये यूरोप में आपको तीनों सी दिखाई देंगे, अर्ल सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी. और जब हम इनके बारे में हम यूरोप में पढ़ेंगे भी, तब भी हम पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सी नहीं बल्कि ये बहुत ही बड़ी लेक्स हैं. तो इन तीनों को मार्क करते हैं अपने मैप में. तो देखो तीनों ही बहुत पास पास हैं. ये एक वाटर बॉडी है, एक लार्ज लेक है, ये भी एक काफी बड़ी लेक है और एक ये काफी बड़ी लेक है. सो दिस इज ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी और ये है अर्ल सी. द ओनली करेक्शन दैट आई एम मेकिंग ओवर हियर इज दीज टू आर इन यूरोप और अर्ल सी जो है वो एशिया में आता है. Okay, so these are the large lakes जिन्हें हम inland seas भी बुलाते हैं. Now what is the importance of lakes? They provide drinking water, they support irrigation and agriculture, and they are used for fishing, tourism, and they also support our biodiversity like plants, animals and plants.
Now, next is we will be talking about some of the famous lakes. So some of the famous lakes में सबसे पहले है लेक बाइकल. तो अगर आप यहाँ पर देखो अभी हमने वो मार्क की ना, दिस इज द अर्ल सी, दिस इज द कैस्पियन सी, और ये है ब्लैक सी, राइट. ये देखो अरेबियन सी यहाँ पर है, राइट. और ये वाला जो आप सी यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, और ये है नॉर्थ सी. ये सारे हमने अभी पढ़े हैं. नाउ सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फेमस लेक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लेक बाइकल, जो विच इज इन साउथ ईस्ट साइबेरिया. तो साइबेरियन रीजन ये है ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला जो रीजन है ना, दिस इज द साइबेरियन रीजन, और ये लेक हमें यहीं पर देखने को मिलती है. तो यहाँ पर देखो ये एक लेक है जो आप यहाँ देख रहे हो. अगर हम इसको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में जाए ना, तो यहाँ पर भी आपको ये कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी. सो दिस इज द लेक बाइकल, ठीक है. सो इट इज द डीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट विच इज 1700 मीटर डीप एंड द 20% ऑफ द वर्ल्ड्स अनफ्रोजन फ्रेश वाटर रिजर्व. तो यहाँ पर वर्ल्ड का 20% अनफ्रोजन फ्रेश वाटर रिजर्व है. नेक्स्ट वन इज द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए. तो 5 लेक्स हैं यूएसए में जिन्हें हम 5 ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए बोलते हैं. सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशन, ओंटारियो एंड एरे. तो ये हैं वो 5 ग्रुप ऑफ लेक्स. सो दीज ग्रुप ऑफ ह्यूज फ्रेश वाटर लेक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में हैं. दीज आर द लार्ज बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ एंड दे आर पॉपुलर फॉर रिक्रिएशन एंड दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एग्जैक्टली एक कहाँ पर है या फिर रफली ये कहाँ पर है वो देखें. तो यहाँ पर आओ. सो हियर दीज आर द लेक्स, सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, देन लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक एरे. तो ये वो रीजन है जहाँ पर हमें ये 5 लेक्स देखने को मिलती हैं, विच इज द 5 ग्रेट लेक्स, और ये हैं नॉर्थ अमेरिका में. नेक्स्ट इज लेक ओनिगा जो रशिया में है. तो हर एक की लोकेशन हम यहाँ नहीं पढ़ लेंगे, जब हम चैप्टर्स पे जाएंगे तब के लिए भी तो हम कुछ छोड़ेंगे. तो बेसिकली कुछ मैंने आपको बता दी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मोर लेक्स. The one Onega, it is in Russia. It is the second largest lake of Europe and it is one of the largest freshwater reserve in Europe. ठीक है. तो ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है यूरोप की और ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर है यूरोप में. नाउ लेक टिटिका, इट इज इन साउथ अमेरिका. ये एंडीज माउंटेन में है विच बॉर्डर्स बोलिविया एंड पेरू. तो जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो हम बोलिविया, पेरू, ये सब कहाँ हैं इन सबको मार्क करेंगे. नाउ इट द लार्जेस्ट लेक इन द साउथ अमेरिका वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया. तो अगर हम बात करें लेक टिटिका की, तो ये सबसे बड़ी लेक है साउथ अमेरिका की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया. तो अब इनको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है लेक टिटिका, ये देखो ये मार्क्ड है यहाँ पर, ठीक है. और दूसरी हमने लेक पढ़ी थी लेक ओनेगा. तो ये देखो ये रशियन एरिया ही है, तो यहाँ पर है लेक ओनेगा, ठीक है. तो रशिया जो है, रशिया हम पढ़ेंगे तो रशिया एक ट्रांस कंट्री है. ट्रांस कंट्री मतलब एक ऐसी कंट्री जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आती है, आधी यूरोप में और आधी एशिया में. तो वैसे ही यहाँ पर ये है लेक ओनेगा. लेक ओनेगा ऑल्दो इट इज इन यूरोप बट ये रशियन एरिया है, मतलब ये रशिया का ही पार्ट है. सो दैट्स वाई रशिया इज अ ट्रांस कंट्री बिकॉज वो 2 कॉन्टिनेंट्स में उनका वो एरिया शेयर होता है. ओके, सो आई होप इन दोनों की भी रफ लोकेशन आपको समझ आ गई है. नाउ द लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका, इट इज द लार्जेस्ट इन अफ्रीका और इट इज द सोर्स ऑफ रिवर नाइल. तो रिवर नाइल का जो सोर्स है वो है लेक विक्टोरिया. इट लाइज मेनली इन टैंजिया एंड युगांडा विच इज बॉर्डरिंग केन्या. दूसरी आती है चिलिका लेक जो इंडिया में है. इट इज इन ओडिशा जो कि सॉल्ट वाटर लेक है. इट इज द लार्जेस्ट ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स. तो विंटर्स में ना यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं एंड इट इज अ होम फॉर द थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो यहाँ पर देखोगे तो इंडिया में ना आपको यहाँ पर
इस यहाँ पर लेक चिलिका, मतलब ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं आपको लेक चिलिका देखने को मिलेगी। और एक और जो हमने लेक पढ़ी है अभी, दैट इज द लेक विक्टोरिया, जो है साउथ अफ्रीका में, विच इज द सोर्स ऑफ नाइल। ये सारी चीजें आप वहां पर भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर है लेक विक्टोरिया, ये देखो, एंड दिस लेक इज अ सोर्स ऑफ नाइल रिवर। तो नाइल रिवर का जो पानी है ना वो इसी लेक से जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू रिवर्स, द लाइफ लाइन्स ऑफ द अर्थ। तो ये रिवर्स क्या होती हैं? रिवर्स बेसिकली वो स्ट्रीम्स होते हैं ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हाई लैंड्स टू द लोलैंड्स। इनका जो सोर्स है, इट इज वेयर द रिवर स्टार्ट्स, एंड यूजुअली इनका हिल्स या माउंटेन्स इनका सोर्स होता है। तो रिवर्स जो हैं जहां से वो शुरू होती हैं, दैट इज देयर सोर्स, जो कि माउंटेन या फिर हिल से होता है। द माउथ वेयर द रिवर एंड्स इनटू द सी, लेक और ओशन। तो जो सोर्स है दैट इज द बेसिकली द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स, जो हिल या माउंटेन में होगा। और जो माउथ है, माउथ इज बेसिकली कि पूरी रिवर बह गई और बह के जहां पर ये ओपन हो रही है किसी सी में या लेक या फिर ओशन में, सो दैट इज कॉल्ड एज द माउथ, जहां पर ये खुलती हैं। ओके तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो जैसे सबसे पहले हमने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा था। तो नाइल रिवर कहाँ पर है? इट इज़ इन अफ्रीका, जिसका सोर्स है लेक विक्टोरिया। इंडिया में है गंगा, पहाड़ों से निकलती है और इस तरफ आके बे ऑफ बंगाल की तरफ आके ड्रेन हो जाती है, राइट। ऐसे ही बहुत सारी हैं, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिवर्स कोर्स। सो फर्स्ट इज द अपर कोर्स, जो माउंटेन में या स्टीप स्लोप में या फास्ट और वहां पर होता है फास्ट फ्लो। मतलब जैसे अगर ये माउंटेन्स है और माउंटेन से ये रिवर का सोर्स है, दिस एरिया इज एक्चुअली कॉल्ड एज द अपर कोर्स, राइट। उसके बाद जैसे जैसे ये अपर कोर्स में आ गया, अब ये रिवर आके पहुंच गई प्लेन्स में, सो दिस इज कॉल्ड एज द मिडल कोर्स। एंड देन इट रीच्ड नियर द सी, नियर इट्स माउथ, जो कि स्लोएस्ट है, वाइड और फ्लैट पार्ट होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज द लोअर कोर्स। तो अपर कोर्स में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, जैसे जैसे वो लोअर कोर्स में मिडिल कोर्स में पहुंचती है स्पीड स्लो हो जाती है, रिवर वाइड हो जाती है, और जैसे ये लोअर कोर्स में पहुंचती है ये और वाइड और फ्लैट हो जाती है। और कई बार ये देखा गया है कि उस एरिया में पानी जो है वो ऑलमोस्ट ऐसे कई बार ऐसे स्टिल दिखाई देता है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिवर्स कोर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, तो नाइल रिवर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, जो अफ्रीका में है और इसकी लेंथ है 6,695 किलोमीटर्स, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अमेजॉन रिवर जो साउथ अमेरिका में है, इट इज 6,640 किलोमीटर लॉन्ग, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। देन मिसिसिपी रिवर यूएसए, यांगेज रिवर इन चाइना, जो लॉन्गेस्ट है एशिया की। तो अगर हम एशिया की बात करें, एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगेज रिवर। देन गंगा इन इंडिया इज अ मेजर रिवर इन इंडिया और काफी इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी कंट्री की। देन राइन एंड दानुबे, दे आर इन यूरोप। सो दीज आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। ओके तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो कहाँ से शुरू करें, शुरू करते हैं हमारी लॉन्गेस्ट रिवर से। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच इज नाइल। सेकेंड लॉन्गेस्ट की बात करें तो वो है साउथ अमेरिका में, दैट इज अमेजॉन, राइट। तीसरी की बात करें विच इज मिसिसिपी, जो है यहाँ पर, मतलब बेसिकली ये शुरू यहाँ से होती है और दिस इज द माउथ। तो बेसिकली सी में या ओशन में आके ये मिल जाती हैं, दैट इज देयर माउथ, वो इनका एंड पॉइंट होता है या फिर वो उनका लोअर कोर्स होता है। देन येंगेज रिवर, तो येंगेज रिवर आपको यहाँ पर एशिया में दिखाई देगी, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर हेयर और यहाँ पर, तो एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगेज रिवर। देन कमिंग ऑन टू द रिवर इन इंडिया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज गंगा, राइट। देन कमिंग ऑन टू द रिवर्स इन यूरोप, तो यूरोप में है, एक है राइन और एक है दानुबे, राइट। तो इनके बारे में और डिटेल में आप पढ़ोगे जब ये चैप्टर्स आएंगे, जब कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तब आप और डिटेल में पढ़ोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि मैकेंजी
रिवर जो कनाडा में है, इट इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन कनाडा, सेंट लॉरेंस रिवर, नॉर्थ अमेरिका, इट कनेक्ट्स द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक ओशन। तो वो जो 5 ग्रेट लेक्स हमने पढ़ी थी, उन 5 ग्रेट लेक्स को ये अटलांटिक ओशन में मतलब ईस्ट की तरफ जाके वहां पर ड्रेन करती हैं। सो दिस इज द सेंट लॉरेंस रिवर। देन राइन इन यूरोप, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द यूरोप दैट फ्लोज थ्रू 6 कंट्रीज। तो यूरोप में छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो ये 6 कंट्रीज से होके ये रिवर निकलती है। देन दानुबे अगेन इन यूरोप, ये यूरोपियन यूनियन की सबसे लंबी रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट है, एंड इट फ्लोज अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ 10 यूरोपियन कंट्रीज, और ये 10 यूरोपियन कंट्रीज से होकर निकलती है। नाउ इंडिया में, या फिर हम ये बोलते हैं कि साउथ एशिया में इंडस रिवर, और जिस विच इज सेड टू बी द प्लेस वेयर द इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बहुत समय पहले। गंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, एंड इसका सोर्स है हिमालयाज, हिमालय से निकलती है, इंडिया और बांग्लादेश में ये फ्लो करती है। देन हुआंगही और द येलो रिवर इन चाइना, इट इज द क्रेडल फॉर द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो अभी आएगा आपकी हिस्ट्री में चाइनीज सिविलाइजेशन भी पढ़ेंगे। तो जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली इस इंडस वैली के अराउंड थी, वैसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन इस येलो रिवर या फिर हुआंगहे रिवर के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। एंड इट इज द मेन रिवर इन नॉर्थ चाइना, सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया। Yangtze River in China is the longest in Asia and 3rd longest in the world। तो सबसे लंबी रिवर एशिया की कौन सी है? इट इज यांगेज, और वर्ल्ड की ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लंबी कौन सी है बताओ? नाइल। दूसरी कौन सी है? अमेजॉन। और 3rd कौन सी हो गई एशिया में? यांगेज। देन ऑब रिवर और ओबी रिवर भी कहीं लिखा होता है, OBI भी लिखा होता है, इट इज इन रशिया, ये वेस्टर्न साइबेरिया में फ्लो करती है। म्यूरे रिवर विच इज इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया राइजिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, राइट। तो ये नाम हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? तो रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमने देखा है कि कैसे बहुत सारी सिविलाइजेशंस यहाँ पर डेवलप हुई। देन द मेन रीजन बीइंग कि जब ये पानी रिवर्स के थ्रू आता है तो इस पानी के साथ साथ आती है मिट्टी, मिट्टी साइड में जमा होती जाती है, साइड में अकमलेट होती जाती है, और ये इतनी फर्टाइल सॉइल होती है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये जो रिवर वैलीज बनती हैं, दीज हैव अ रिच फर्टाइल सॉइल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर। देन ह्यूमन एंड एनिमल कंजम्पशन में इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स में इट हेल्प्स। देन एनर्जी सोर्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में वाटर है फॉर इंडस्ट्रीज, एंड रिक्रिएशन लाइक फिशिंग, बोटिंग एंड टूरिज्म में भी रिवर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Now coming on to a very important topic, that is the pollution of water bodies. So we are not just talking about the pollution of rivers or lakes जो हमारे आसपास हैं, but we are also talking about the large water bodies जैसे कि oceans या फिर seas। तो pollution आज के टाइम पर, चाहे वो पानी का है, चाहे हवा का है, लैंड का है, सॉइल का है, it is the serious global threat nowadays, right? तो it causes human activities जो कि वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम वेस्ट प्रोड्यूस करें घर में, हम प्लास्टिक की बॉटल्स पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम रीयूजेबल बॉटल्स रख सकते हैं, घर से पानी लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी वो नहीं करके प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज़ कर रहे हैं। सो वाटर पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन हार्मफुल वेस्ट एंटर्स। तो वाटर पॉल्यूशन तभी होता है जब ये हार्मफुल पानी जो है ये ओशन में, सीज में, रिवर्स में या लेक्स में जाता है। मतलब कोई भी हार्मफुल चीज को अगर हम वाटर बॉडी में डालेंगे तो उससे हमारी वाटर बॉडीज पॉल्यूट हो जाएंगी। सो व्हाट आर द मेजर कॉजेज? क्या वो मेजर कॉजेज रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के? फर्स्ट इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट्स का भी वेस्ट बुला सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनसे वेस्ट निकलता है, ये सीधे वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है। ये काफ़ी गर्म होता है, और इसमें ना जो डिजॉल्व मतलब इसमें एक तो पानी गर्म होता है, यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है, इसकी वजह से अननेचुरली बढ़ जाता है इन द वाटर बॉडीज, एंड इट डिप्लीट्स ऑक्सीजन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। अब होता क्या है कि यहाँ पर पानी
पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, इसकी वजह से यहाँ पर ना वो फंगल ग्रोथ होने लग गई, ठीक है, वो जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं या फिर माइक्रोब्स बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज। सेकेंड इज सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द फार्म्स। अब होता क्या है कि आसपास फील्ड्स हैं, फील्ड्स में हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स का, बेसिकली केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करे, पेस्ट से बची रहें, वीड से बची रहें और हमें एक अच्छी फसल मिले। तो वो जो केमिकल्स होते हैं कई बार क्या ज़्यादातर वो रन ऑफ, मतलब वो वहाँ से पानी के साथ आ जाते हैं इनटू द नियरेस्ट रिवर्स या फिर लेक्स या फिर कैनाल्स जो बनती हैं, जो इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अराउंड होती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं वाटर बॉडीज में एल्गी का ग्रोथ, जिसे हम बुलाते हैं यूट्रोफिकेशन। सो इट रिड्यूसेस द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड इट हार्म्स फिशेस। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम कर देती है, क्योंकि जो सारी ऑक्सीजन है वो ये एल्गी ले लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पर फिशेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट इज अनट्रीटेड लिक्विड और द सीवेज फ्रॉम होम्स। तो ये जो सीवेज होता है घर से, सिटी से, मतलब ये जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ से अगर हम उसको डायरेक्टली बिना ट्रीट किए अगर उसे वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कॉलरा, डायसेंट्री हो सकती है। मान लो आपने तो वेस्ट निकाल दिया, वाटर बॉडी में डाल दिया, लेकिन अब उस वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा वो पॉल्यूट हो गई। अब किसी ने अगर उस वाटर को पिया तो उसको वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा और डायसेंट्री। नेक्स्ट इज द ऑयल स्पिल्स। तो ऑयल की स्पिलिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल है इट लीक्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट के टाइम लीक हो जाता है। इसका बड़ा ही रिसेंट एग्जाम्पल आपने कोची के कोस्ट पे देखा था, जहाँ के एक फॉरेन का वेसल जो था वो पलट गया, ठीक है, वो डिसबैलेंस एक्सीडेंट से वो पलट गया और उसके अंदर, वेसल के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर्स थे उनमें बहुत ही हैजार्डस चीजें थी। एंड नाउ दिस एरिया ऑफ जो केरला का कोस्ट है, वहाँ का जो सी है, वो सारा, वहाँ की जो सारी वाटर बॉडी है ना वो पॉल्यूट हो चुकी है, क्योंकि उसमें हैजार्डस केमिकल के ट्रेसेस आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ये जो एक्सीडेंट्स है ना, इनकी वजह से भी हमारे वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन होता है। सो इट हार्म्स फिशेस, बर्ड्स एंड मरीन लाइफ, एंड बर्ड्स गेट कवर्ड विद ऑयल। और कई बार क्या होता है कि उनके फेदर्स ऑयल से कवर हो जाएंगे, अब वो उनको ना अपने मुंह से उस ऑयल को, मतलब उस केमिकल को साफ करने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से दे मे इवन डाई। इन दिस वे पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया है, आपको ये समझ आ गया है कि हमारी कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ओशंस और सीज में क्या फ़र्क है, गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है, रिवर्स और लेक्स में क्या डिफरेंस है, और बड़ी बड़ी जो लेक्स होती हैं उन्हें हम इनलैंड सीज क्यों बुलाते हैं। सो आई होप सारे ही डाउट्स क्लियर हैं। कहीं पर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट video with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know learner hub मतलब free है पर बेस्ट है।